नमस्कार। इतिहास गा रहा है कि इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भानु कपिल हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के एक्सपर्ट। प्रोफेसर कपिल से आज हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच के रिश्तों की। दरअसल ये बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच के रिश्तों पर लगातार दक्षिण पंथ की तरफ से हमले होते रहते हैं। ऐसा दिखाया जाता है जैसे महात्मा गांधी ने जानबूझकर उनको किनारे लगा दिया और भी बहुत सारी चीजें। असल में वो विवाद क्या था जिसके चलते सुभाष बाबू को इस्तीफा देना पड़ा, दोनों के बीच में किस तरह के रिश्ते थे, इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे प्रोफेसर भानु कपिल से। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सुभाष बाबू और गांधी के बीच में जो लगातार तमाशा चलता है, तो कैसे रिश्ते थे इन लोगों के, कैसे शुरुआत होती है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी कलकत्ता गए थे और सुभाष बाबू ने क्रांतिकारियों के साथ उनकी मीटिंग कराई थी, जिस मीटिंग के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने 1 साल तक, जब तक असहयोग आंदोलन चल रहा है तब तक अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां रोक देने का वादा किया था। तो इसे पढ़ के तो लगता है कि अलग तरह का रिश्ता था, लेकिन दक्षिण पंथ की तरफ से जो व्हाट्सएप आते हैं, जो इतिहास बताया जाता है, अब किताबें भी आ रही हैं, उसमें तो ऐसा दिखाया जाता है जैसे दोनों के बीच में दुश्मनी थी। तो मैं चाहता हूं थोड़ा विस्तार से आप बताएं लोगों को कि वो रिश्ता क्या था, कैसे चला, उसमें कैसे उतार चढ़ाव आए। अशोक जी, ये बड़ा हमारा देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो नायक है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश की आजादी के लिए समर्पण किया, उन लोगों को आजादी के 75 साल बाद हम उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें 1915 या 1920 में जो लोग जुड़े थे राष्ट्रीय आंदोलन में देश को आजाद कराने के लिए, उनको शायद पता नहीं था कि 1947 में देश आजाद होगा, और उनको यह भी नहीं पता था कि करीब 2013-14 के आसपास कुछ सरकारें बदलेगी और अचानक से उनको उनकी आइडियोलॉजी के दुर्विरोधी उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो ये एक अलग तरह की सिचुएशन है। और चूंकि हिस्ट्री की बात है और एज मेरा टॉपिक से संबंधित भी है रिसर्च का, तो जो खास तौर से जो चीज नजर आती है, सुभाष बोस जो एकदम युवा थे और एक अच्छी एजुकेशन के साथ आए थे और थोड़ा समाजवादी विचारों की तरफ उनका झुकाव था, उनका थोड़ा बहुत क्रांतिकारी लोगों की तरफ भी उनका झुकाव रहा था, क्योंकि सुभाष बोस बेसिकली एक इमोशनल व्यक्ति थे। और इसके विपरीत गांधी एक बड़ा आंदोलन कर चुके थे, दक्षिण अफ्रीका का एक भारी अनुभव उनके साथ था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को सुभाष से वो बेहतर पहले से समझ चुके थे, ब्रिटिश न्याय प्रणाली को समझ चुके थे और भारत में अंग्रेज राज किस प्रकार से कर रहे हैं, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकत, सभी को बहुत विस्तार से वो समझ चुके थे। जब शुरुआती दौर में सुभाष बोस और गांधी का जो इंटरेक्शन होता है, ये बहुत थोड़े लोगों को पता है कि गांधी ही उनको उनके राजनीतिक गुरु की तरफ उनको मिलाते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास की तरफ, उनको CR दास जिनको कहते हैं, क्योंकि सुभाष बोस के आगे जाकर के राजनीतिक गुरु बने, उनकी तरफ गांधी की वजह से वो झुकाव होता है उनका। और जो शुरुआती दौर था, गांधी जी का जो असहयोग का जो तरीका था, शुरुआती दौर में सुभाष कुछ हद तक सहमत नहीं थे, उनको लगता था कि ये शायद बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा। पर ज्यों-ज्यों असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा, उस पूरे दौर में सुभाष ये रियलाइज करने लगे कि अंग्रेजी सिस्टम पूरी तरह से डिफंक हो चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए जो ब्रिटिश जो चिंता जता रहे थे और जिस तरह से इस आंदोलन का दमन करने की सोच रहे थे, गांधी के आंदोलन की जो एफिकेसी है सुभाष के काफी हद तक समझ में आने लग चुकी थी। और इसी के चलते उन्होंने एक तरह का मीडिएटर का काम किया, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरीज जो थे और जो एकदम से हिंसक कार्रवाइयों में इन्वॉल्व थे, तो उनको थोड़ी देर के लिए उन्होंने रुकने के लिए भी कहा, कि बिकॉज उनको लग रहा था ये शायद आंदोलन बहुत सक्सेसफुल जा रहा था। यहाँ तक कि CR दास हो चाहे मोतीलाल नेहरू हो, सारे के सारे लोग बहुत उत्साहित थे। और जब गांधी का आंदोलन अचानक चोरी चुरा की घटना के बाद और जो घटनाएं गलत टर्न लेने लगी, और चूंकि गांधी ने आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भी बल दिया था, जिसके सुभाष का दृढ़ विश्वास था, और एकदम से घटनाएं जब चेंज होने लगी, आंदोलन का रूप जब हिंसक होने लगा, तो सुभाष ने
को लगा कि ये आंदोलन अभी बहुत अच्छी जी, और गांधी ने अपने लार्जर स्ट्रगल में उसको बैक किया और इसको कुछ सिचुएशन में परिवर्तन आया। और सुभाष को ये बात किसी भी तौर से पसंद नहीं आई। तो आप ये कह रहे हैं कि चौरी चौरा कांड के बाद जिस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, असहयोग तो नहीं, मूलतः सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस तरह से वापस लिया था, उसको लेकर सुभाष बाबू की नाराजगी थी। लेकिन ये नाराजगी तो सभी की थी। नेहरू भी उससे खुश नहीं थे, मोतीलाल नेहरू जी भी खुश नहीं थे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग थे जो खुश नहीं थे। फिर सुभाष बाबू पर ही इतना गांधी विरोधी होने का आरोप क्यों लगता है? देखिए, ये आज की वर्तमान की राजनीति के पीछे उसका सारा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि उस दौर की राजनीति में इनके आपस में कई मुद्दों पे आपस में विरोध होते थे और सहमति होती थी। इनफैक्ट सुभाष और नेहरू के बीच में जो घनिष्ठ संबंध थे और कांग्रेस के लक्ष्य जिस तरह से वो निर्धारित कर रहे थे 1929 में और आगे जाकर भी, और जिस तरह से उनका किसान आंदोलन के प्रति उनका रवैया था और जो मजदूरों की वो लोग बात करते थे और कई मुद्दों पर उनकी जो आपस में एकता थी, इससे गांधी का करीब करीब उन लोगों से विरोध होता था। और यहां तक कि है कि स्वराज पार्टी की जब स्थापना की बात आई, असहयोग आंदोलन जब खत्म कर दिया गया, काउंसिल एंट्री की बात हुई, तो अंदरूनी रूप से सुभाष स्वराज पार्टी के पक्ष में नहीं थे, पर चूंकि वो उस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ था, मोतीलाल नेहरू और इनके साथ देते हुए, सीआर दास का साथ देते हुए सुभाष से स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया। तो मूल रूप से आपस में विरोध होते थे, मुद्दों पर होते थे। जरूरी नहीं सारे मुद्दों पर आपस में विरोध। तो जैसे हिंदू मुस्लिम का जो बात करते हैं या सांप्रदायिकता की बात करते हैं, गांधी और सुभाष के स्टैंड में अंतिम दिन तक कोई तरह का फर्क नहीं था। दे वर सेम। अच्छा, हरिपुरा कांग्रेस वाला जो पूरा मामला है, जब उनको इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं, अगली बार फिर चुने जाते हैं, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा, सबसे ज्यादा शोर उसी को लेकर होता है। उसको जरा बताइए कि वो क्या पूरा मामला था, क्यों गांधी जी सुभाष के विरोध में गए? हरिपुरा कांग्रेस को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि 1920 के दशक के अंतिम दौर में देश में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो चुका था। एक तरफ तो आपके आरएसएस जैसी संस्थाएं अपने पूरे जोर शोर से अस्तित्व में आ चुकी थी, दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चल चुका था, नेहरू रिपोर्ट आ चुकी थी। इस पूरे दौर में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा हरिजनों के मामले को लेकर भी पुनः पैक्ट में काम किया था। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन डिफरेंट थी। अब सुभाष को ऐसा लग रहा था कि माहौल ठीक ठाक बन रहा है, क्यों ना हम ज्यादा वर्गों को अपने साथ शामिल करें। तो उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स को खोलने की एक कवायद की। उन्होंने कहा भी देसी रियासतों में भी संघर्ष को शुरू किया जाए, भारतीय पूंजीपतियों के खिलाफ भी संघर्ष को शुरू किया जाए और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ भी संघर्ष को शुरू किया जाए। और गांधी का ऐसा मानना था कि जिस दौर से वो निकल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस तरह से चल रही थी, उस वक्त अंग्रेज हमारे प्रमुख शत्रु थे और हमारे लिए जरूरी था कि हम वन बाय वन करके हम हमारी रिसोर्सेज को देखते हुए, कांग्रेस की क्षमता को देखते हुए, कार्डर को देखते हुए हम आंदोलन चलाए, ताकि हम निश्चित तौर से सफलता हासिल कर सके। पर सुभाष थोड़ा सा मिलिटेंसी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, शुरू से उनका झुकाव इस डायरेक्शन में था। और गांधी के जो तरीके थे, अहिंसात्मक तरीकों के साथ थोड़ी उनकी असहमति थी। और 1938 में अपने विचारों के चलते वो एक कांग्रेस में प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ते हैं और हरिपुरा कांग्रेस में वो चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से वो कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म करने की जो उनकी कवायद होती है और जो मूल मुद्दे होते हैं, जैसे आर्थिक मुद्दों पे गांधी का मतलब पूरा कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कहते हैं, औद्योगिकरण के गांधी पूरी तरह से खिलाफ थे, बहुत मास स्केल पे जो होता है। और सुभाष इसके विपरीत, सुभाष ही नहीं, नेहरू भी उनके साथ सम्मिलित थे। बहुत बड़ा वर्क जो युवाओं का वर्क था, सम्मिलित था। रशिया के प्लांट डेवलपमेंट से सारे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। और आर्थिक मामलों में भी आप जो देखिए कि जो योजना आयोग जो बनाया गया शुरुआती दौर में, प्लानिंग कमीशन, वो सुभाष ने गांधी की करीब करीब इच्छा के विरुद्ध बनाया और उसमें नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया। और आगे जाकर के जब नेहरू ने की सत्ता में आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो प्लानिंग कमीशन फुल फ्लेजेड बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीजों में ये चीजें इंटरलिंक्ड है, इंटरवोवन है। और वैचारिक मतभेद इनके शुरू हो चुके थे। और खासतौर से कांग्रेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस रफ्तार से करना चाहते थे, वो गांधी शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। और उनका ऐसा मानना था लॉन्ग स्ट्रगल में शायद हम पिट जाएंगे। और जो एक मेरे को नेशनल आर्काइव्स में एक लेटर मिला था, इंटरसेप्टेड लेटर था रासबिहारी बोस का,
वो अंग्रेज सरकार ने शायद उसको लोगों को लीक भी किया, पब्लिश भी किया, कि जिसमें ये पता चला कि रास बिहारी बोस सुभाष को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिख रहे थे कि आप कांग्रेस को पूरी तरह से सैनिक संगठन बना दीजिए, और आप सैनिक संगठन बना दीजिए, और ये पूरी तरह से एक तरफ तो हम बाहर से समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, और अंदरूनी रूप से इसका पूर्ण रूप से आप सैनिक संगठन बना दीजिए, ताकि हम इसका अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो ये जो जिस तरह का डायरेक्शन में तेजी के साथ सुभाष लेके जाना चाहते थे, गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे, और यही वो कारण था कि उनको लगा कि सुभाष के दिमाग में जो योजनाएं चल रही है, एक्सेस पावर के साथ संबंध स्थापित करने की सुभाष जो बात कर रहे थे, उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों का जो शत्रु है वो हमारा भी शत्रु है। इन सारे चीजों को लेकर एक वैचारिक लेवल पर एक गांधी को ऐसा लगा कि शायद हम अपने स्ट्रगल के मूल उद्देश्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे, और अंतरराष्ट्रीय जनमत हमारे खिलाफ हो सकता है अगर हम फासिस्ट शक्तियों की तरफ हम आगे बढ़े तो। यही मुद्दे थे। यानी आप एकदम एक नई बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आप एकदम नई बात बता रहे हैं, ये मैंने भी पहली बार सुनी है कि रास बिहारी बोस जो उस समय जापान में रह रहे थे और जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, ये सब जानते हैं हम अब। तो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से कह रहे थे, को पत्र लिखते हैं कि कांग्रेस को पूरी तरह से एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक सैनिक संगठन में तब्दील कर दें, और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का साथ दे कांग्रेस। ये कहना चाह रहे थे रास बिहारी बोस? बिल्कुल वो कहना चाह रहे थे, और ये कह रहे थे, वो बिल्कुल उन्होंने चिट्ठी लिखी जो होम पॉलिटिकल फाइल्स में वो इंटरसेप्टेड लेटर दर्ज है उस दौर में, और वो लेटर पूरा उस दौर में फोटोकॉपीज नहीं होती थी, तो मैंने उसको हाथ से मैंने लिखा था। काफी डिटेल लेटर था, 2-2.5-3 पेज का लेटर था वो, और उसमें उन्होंने साफ साफ जो कांग्रेस को जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने सलाह दी थी, और जिस डायरेक्शन में सुभाष बढ़ रहे थे, तो गांधी को एक खतरा पैदा हुआ कि एक तरफ तो वर्ल्ड ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से सैबोटेज कर देगी। जो आंदोलन हम चलाना चाह रहे हैं वो शायद चला नहीं पाएंगे, और इसका फायदा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस उठाएंगी, हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात भी नहीं हो पाएंगी। एक तरफ देसी रियासतों में भी अगर हमने आंदोलन छेड़ दिया तो कितने सारे फ्रंट हम एक साथ खोलेंगे, जिसमें हमारे प्रति जो सहानुभूति है लोगों की वो खत्म हो जाएगी, और आंदोलन का जो मूल पर्पस है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाना संभव नहीं था। तो दैट वाज द रीजन कि गांधी के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगले टर्म के लिए, प्रेसिडेंट के टर्म के लिए सुभाष का चुनाव ठीक नहीं रहेगा, अदरवाइज कांग्रेस की पॉलिसीज को इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करने से स्वतंत्रता के उनके तरीकों के उद्देश्य में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। जबकि दोनों ही काम देश की आजादी के लिए कर रहे थे, पर उनको लगा कि उनका सुभाष का जो नया जो रास्ता तय किया गया है ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके चलते वो अपना कैंडिडेट को उनके सामने उतारते, पहले तो मौलाना आजाद को बोलते हैं, नेहरू को बोलते हैं, पर उनके सामने फाइनली खड़ा होता है पट्टाभी सीतारामैया खड़े होते हैं। करीब 200 वोट से पट्टाभी सीतारामैया सुभाष के खिलाफ हार जाते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट लोग बड़ी संख्या में सुभाष का साथ देते हैं। बट आगे जाकर के जो सिचुएशन बनती है कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है, सुभाष के काम करने के तरीकों से वो सहमत नहीं हो पाते हैं, बहुसंख्यक नेताओं का इसमें विरोध होता है। और कौन से लोग थे कार्य समिति में, कौन से लोग थे सर जो सबसे आगे थे सुभाष बाबू के विरोध में? क्योंकि गांधी जी का नाम आता है, बाकियों का नाम नहीं आता। सुभाष बोस का विरोध जो अगर टूथ एंड नेल अगर किसी ने वास्तव में विरोध किया है और पूरी रणनीति बनाई है तो वो तो सरदार पटेल ने बनाई थी। और यहां तक एक नेहरू लास्ट मोमेंट तक एक डिलेमा में थे, क्योंकि उनका दिल सुभाष के साथ था और दिमाग उनका गांधी जी के मूल उद्देश्यों की तरफ था कि भाई देश को आजाद करने का जो तरीका है गांधी के तरीकों के साथ वो समझौता करने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं थे। यहां तक कि जयप्रकाश नारायण हो चाहे सोशलिस्ट हो, वो सारे की सारे इस मौके पे लास्ट स्टेज में जब त्रिपुरी कांग्रेस का संकट पैदा हुआ और सुभाष बोस को अपनी वर्किंग कमेटी बनाने की जो सिचुएशन पैदा हुई, उस दौर में उन लोगों ने सुभाष बोस को वो साथ नहीं दे पाया। और ऐसे मौके पे गोविंद वल्लभ पंत का एक रेजोल्यूशन आता है जिसमें कार्य समिति और कांग्रेस ओवरऑल जाकर के ये एक रेजोल्यूशन पास करती है कि आगे जाकर जो कांग्रेस का मार्ग होगा, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल होगी, उसका जो तरीका होगा, गांधी के नेतृत्व में जो चीजें सक्सेसफुल अभी तक चली आ रही है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और इस नेतृत्व को सुभाष को मजबूरी में या जो भी कह सकते हैं उस दबाव पे, प्रेशर में उनको मानना पड़ता है। एक तरह से जो हाईकमांड क्रिएट हो जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो कांग्रेस के मूल उद्देश्य से उसको भटकने नहीं देता है। और सुभाष की व्यक्तिगत जो तरीके होते हैं काम करने के, उनके खिलाफ जाकर भी ऐसी परिस्थितियां का निर्माण होता है कि सुभाष को लगता है कि अब कांग्रेस के अंदर रह करके मैं शायद अपनी बात को ढंग से नहीं कर पाऊंगा,
दैट वाज द रीजन कि सुभाष डिसाइडेड टू क्विट एंड क्विट करने की वो सोचते हैं, पर वो लास्ट तक वो लड़ने की उनको लोग उकसाते हैं, बंगाली प्रतिनिधि होते हैं उनको काफी हद तक उकसाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तक सुभाष और गांधी के बीच में मीडिएशन का काम करने की कोशिश करते हैं। काफी पत्र व्यवहार चलता है इन दोनों के बीच में। जो सुभाष की जो बुक है उसमें क्रॉस रोड्स के अंदर इसको काफी डिटेल से दिया गया है। ब्रदर्स अगेंस्ट द राज में जो लियोनार्ड गोर्डन की किताब है उसमें काफी डिटेल से इस मैटर को बताया गया है। काफी किताबें इस दौर में लिखी गई है और बहुत आर्टिकल्स लिखे गए, बट एक्चुअली त्रिपुरी संकट से दोनों के व्यक्तिगत संबंधों में किसी प्रकार का कोई असर नहीं आया। इनफैक्ट इस अवसर को बाद के लोगों ने 80-90 के दशक में बाद में गांधी के खिलाफ खड़ा करने के लिए उनको इस्तेमाल किया। पहले सरदार पटेल और नेहरू को आपस में खड़ा किया, अब गांधी और सुभाष को आपस में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है, जिन फोर्सेस का गांधी ने अपने आजीवन विरोध किया, यानी कम्युनल फोर्सेस का, उन्हीं कम्युनल फोर्सेस के साथ सुभाष की भी समस्या रही। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब सुभाष चंद्र बोस अपना मार्ग बदल चुके थे और आजादी के संघर्ष के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने जिन्ना से संपर्क किया। मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तरह से सुभाष को कोई आश्वासन नहीं दे पाए और सुभाष के स्ट्रगल में अपना आप को शरीक नहीं कर पाए। वो कांग्रेस के स्ट्रगल के भी साथ आना नहीं चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने दूसरा व्यक्ति चुना, केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो मुझे आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर से यादवराव जोशी की जो एक डायरी मिली, उसके अंदर वो उनकी पूरी भेंटवार्ता का विवरण दे रखा है, जिसमें बताया कि जब सुभाष वहां पे उनसे हेडगेवार से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपनी उनके आरएसएस के वर्कर के समर्थन की बात उनसे समर्थन मांगा, तब हेडगेवार ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातचीत करते हुए अचानक से नींद लेने का बहाना किया और थोड़ी देर में वो सो गए। और ऐसी स्थिति में सुभाष फिर थोड़ी देर बैठ करके वहां से चले गए। अच्छा, आप जब इस मुद्दे पर आ ही गए हैं, मैं पूछने वाला था, वहां से कंटिन्यू कर लीजिएगा कि वो सावरकर से भी मिले थे और अभी एक फिल्म आ रही है और बाकी लोग भी दावा करते हैं कि सावरकर से उनको प्रेरणा मिली थी, तो उस किस्से को भी साथ ही जोड़ लीजिए। आपने ये बड़ा मजेदार किस्सा बताया जो मुझे नहीं पता था अभी तक, कि सुभाष बाबू गए थे कि हेडगेवार से मिलने के लिए और हेडगेवार सो गए थे, मदद करने के आश्वासन की जगह हेडगेवार सो गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे को अपने रिसर्च के दिनों में ये चीज मिली थी और मुझे खुशी है कि आपके शो के दौरान मुझे मौका मिला एक नई चीज को आपके सामने लाने का। उसके अलावा जब सावरकर, ये जो अभी जो फिल्म का जो मामला चल रहा है, रणदीप हुड्डा उसका मूल करेक्टर है और वो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे हैं। आजकल कोई भी आदमी होता है, नेशनल मूवमेंट को गॉसिप का विषय समझ लिया, कोई कुछ भी बोल देता है। तो खैर, उनके रणदीप हुड्डा के कम ज्ञान के ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ प्योर एकेडमिक डिस्कशन। सावरकर ने जो मुलाकात हुई, पहले तो हम इन टोटलिटी में समझें कि सुभाष बोस का क्या एटीट्यूड था। सुभाष बोस से इनको भी अप्रोच किया। लोग तो यहां तक कोशिश करेंगे बताने की कि फॉरवर्ड ब्लॉक जब सुभाष बोस से बनी थी तो उन्होंने बंगाल में हिंदू महासभा के साथ कोलिशन करने की कोशिश की थी। ये बात भी सही है, कुछ किसी हद तक बातचीत हुई भी थी, किंतु आगे जाकर जब सावरकर ने सुभाष बोस के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से एक तरह से मना कर दिया और खाली कम्युनल लाइंस पे हिंदुओं को मिलिट्री में भर्ती होने की जो बात लगातार वो करने लगे, और जब आगे जाकर के 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी ने चलाया, तो एक्चुअली सारे कम्युनल फोर्सेस जो थे या कम्युनिस्ट थे, सभी ने सुभाष की पीठ में छुरा भोंका। वो चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सावरकर हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, किंतु अकेले गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर से जब गांधी आंदोलन जब चलाया, सुभाष बोस ने एक फौज बनाई, तो उस वक्त देश के अंदर से गांधी ने भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और दोनों ने एक दूसरे के मूवमेंट की तारीफ की, जो कि जगह जगह पे रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सुभाष लगातार अपना रेडियो से अपना डिक्लेरेशन करते रहते थे। उसमें असहयोग आंदोलन के बारे में सुभाष, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सुभाष ने कहा कि ये एपिक स्ट्रगल है। और इसके विपरीत गांधी ने जब वो एग्जाइल के लिए जब बाहर जा रहे थे, भारत छोड़ के अफगानिस्तान से होते हुए जब वो जर्मनी और आगे जाके जापान पहुंच गए, तो मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में गांधी के हवाले से ये बयान दिया कि इससे बेहतर इतना जबरदस्त जो हीरोइक काम है, जितना रिसोर्सफुल सुभाष है, इनका मतलब कोई मुकाबला नहीं है। हिज पैट्रियटिज्म इज सेकंड टू नन। ही इज अ प्रिंसेस ऑफ पैट्रियट्स। मानी कि गांधी के मतलब जो उद्गार थे सुभाष के बारे में, इट वॉज फुल ऑफ अफेक्शन। किसी भी दौर में गांधी ने सुभाष के काम करने के तरीकों पे उनका जरूर मतभेद हो सकता है,
उनके एक्सेस पावर के साथ संबंध जोड़ने से जरूर मतभेद हो सकता है, किंतु सुभाष के सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, सुभाष के जो संघर्ष करने का जो तरीका है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुभाष के जो प्रयास थे, गांधी ने हमेशा उसकी तारीफ की। और इसके विपरीत और सुभाष बाबू ने भी गांधी जी को, हाँ जी, वही मैं चाह रहा था कि सुभाष बाबू ने भी पहली बार उनको फादर ऑफ नेशन कहा था। वो भी जापान में रहते हुए ही अपने रेडियो प्रसारण में उनको फादर ऑफ नेशन कहा था। बिल्कुल, सुभाष ने उनको फादर ऑफ नेशन कहा, और बल्कि और बदले में गांधी जी ने उनको नेताजी कहा, और दोनों का एक दूसरे के प्रति बड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। अब ये चीज बड़ी जानने की है कि सुभाष जिस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात कर रहे थे, सुभाष गांधी भी उसी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। सुभाष ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू महासभा, आरएसएस और जिन्ना, ये सारे के सारे किसी न किसी तरह से साम्राज्यवादी जो संघर्ष है उसमें अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। ये कांग्रेस के आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य देश की आजादी नहीं है और इनसे देश का कोई भला होगा भी नहीं। यानी कि जो सुभाष का जो कंक्लूजन था कम्युनल फोर्सेस के बारे में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि सुभाष और गांधी के विचारों में मौलिक जो भिन्न जो एकता थी, वो इनका डिफरेंसेस विद इन कंसेंसस था, न कि कोई मतभेद था। यानी कि इनके जो तरीके थे, उनके कुछ तरीकों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि सुभाष के बारे में गांधी का ऐसा एक विचार भी था भाई कि जो फासिस्ट फोर्सेस के साथ या एक्सिस पावर के साथ जो सुभाष जा रहे हैं, वो शायद आगे जाकर के एक्सरसाइज फ्यूटाइल साबित होगी, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और वर्ल्ड ओपिनियन शायद हमारे खिलाफ जा सकती है। तो ये एक तरह का वैचारिक मतभेद था, ये कोई निजी आपस में असम्मान की कोई भावना नहीं थी। दोनों ने एक ही प्रकार की शक्तियों के साथ संघर्ष किया। और इवन देन सुभाष ने तो यहां तक कहा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत में चल रहा है, वो उनके द्वारा एग्जाइल में रह करके आजाद हिंद फौज के द्वारा जो चलाए गए आंदोलन का एक तरह का पूरक है। दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। वो एक दोनों ही अपने अपने तरीकों से देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये बातचीत हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात हमारे लिए ये है कि जब आजाद सुभाष की मौत की खबर मिलती है तो गांधी जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और बाद की जो स्थिति पैदा होती है कि आजाद हिंद फौज के जो लोग देश में लाए जाते हैं और बंदियों के तौर से लाए जाते हैं, उनके कैंप्स में विशेष तौर से गांधी विजिट करते हैं। उन कैंप्स में जाकर के, जब एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वहां पे दो तरह की चाय मिलती थी, हिंदू चाय और मुस्लिम चाय। तो गांधी ने पूछा भाई ये क्या किस प्रकार की चाय है? तो कहा नहीं, वहां सोल्जर्स कहते हैं हम तो दोनों को मिक्स करके पीते हैं। तो वो गांधी इस चीज से बड़े खुश होते हैं कि गांधी का मानना था कि सुभाष एक मात्र व्यक्ति था जिससे डिफेंस फोर्सेस के अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबके नाम पे एक तरह का इंटीग्रेशन पैदा किया, और आगे जाके सोल्जर्स को देशभक्ति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित कर किसी ने किया है तो सुभाष बोस से किया है। ये गांधी ने स्पष्ट तौर से अपने भाषणों में और अपने किताबों में इसको लिखा है। और ये जो आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ जो खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, ये एक आरएसएस और इतिहास संकलन परिषद और जो इनकी राइट विंग की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, लंबे समय से ये प्रयास करते आ रहे हैं। और वास्तव में कौन किसके खिलाफ था, कौन किसके खिलाफ नहीं था, उसके बारे में आम जनता तक सोशल मीडिया के एक ट्रोलिंग आर्मी की द्वारा उनको आने नहीं दिया जाता है। और हम मेरे को बहुत खुशी है कि आपने इस तरह का चैनल और जो शुरुआत की है, इससे लोगों तक सही जानकारी पहुंचने में मदद मिलेगी। सर, एक बात आप बात कर रहे थे कि आज़ाद हिंद फौज के बंदी जब 1947 में लेके आए गए इंडिया में और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के लोगों ने आईएनए डिफेंस कमेटी बनाई थी। ये सब हम जानते हैं, पूरे देश में नारे लगे थे। और वही सांप्रदायिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक तो वही था कि सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, तीन जो उनके प्रमुख लीडर थे, एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान। उस समय आरएसएस कहां थी, जो आरएसएस आज नेताजी को लेकर इतनी बात करती है? आरएसएस ने उस पूरे मूवमेंट में जो आजाद हिंद फौज के समर्थन में चला था, क्या भूमिका निभाई थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, आरएसएस और हिंदू महासभा की उस दौर में भूमिका बड़ी विचित्र थी। 1943 में ये हिंदू महासभा, जो जिसमें कि आरएसएस के वर्कर राजनीतिक कार्य करते थे, ये 1943 में तो इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। और इनका किसी भी तो, और बंगाल के विभाजन के लिए इनके जो आइकन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल के विभाजन के लिए तैयारी कर रहे थे। और इसके ऊपर बकायदा मेरा एक आर्टिकल है जो आरएसएस की जर्नल में बाय मिस्टेक उन्होंने छाप दिया है। शायद उनको लगा, पता नहीं चला था कि वो थोड़ा पढ़ते लिखते कम है, उन्होंने इसको जर्नल में छाप भी दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विभाजन के अंदर
बराबरी के शरीक हुए थे। जब सुभाष बोस के भाई संघर्ष कर रहे थे, बंगाल पैक्ट ला करके बंगाल की एकता के लिए संघर्ष कर रहे थे, गांधी के साथ मिलकर के लिए देश की एकता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा और उनके अनुषंगी लोग, उनके संगठन के लोग, उनकी आइडियोलॉजी के लोग अंग्रेजों को लिखित पिटीशन लिख रहे थे बंगाल के विभाजन के लिए। वो सुभाष बोस और शरद बोस की आत्मा और गांधी की आत्मा और उनके संघर्षों के खिलाफ लिखित में प्रयास कर रहे थे किसी भी तरह से देश का विभाजन हो जाए। और सरदार, और यहां तक ये सावरकर ने तो यहां तक भी बोल दिया था उस दौर में कि भाई मुस्लिम लीग के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध में नहीं है, क्योंकि दो तरह की टू नेशन थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो बिल्कुल जब ये नोआखली में दंगे चल रहे थे 15 अगस्त 1947 को गांधी के मुंह से निकला था, आज अगर सुभाष जिंदा होते तो देश को शायद बचा पाते। और गांधी ने अपनी मौत के 7 दिन पहले तक सुभाष के बारे में बहुत उसको याद किया। और जो कम्युनल 23 जनवरी 1948 वो लेटर जो उनका प्रार्थना प्रवचन था उसमें उन्होंने याद किया है। बिल्कुल 7 दिन पहले, उनकी अपनी मौत के 7 दिन पहले तक उन्होंने याद किया। और जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा और जो अभी जो लगातार जो नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं इनका सवाल है, ये हमको टेक्स्ट बुक्स के लेवल पे भी बात करनी पड़ेगी, हमको बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा, आपके वीडियोस के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वास्तव में जो हिस्ट्री है वो लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। बिकॉज ये टास्क मुश्किल है, हमारे को टीचिंग के अंदर ये स्ट्रगल करनी पड़ती है लोगों को सही हिस्ट्री बताने के लिए। इस वजह से हम हर वक्त अपनी गाड़ियों में किताबों को लेके घूमते हैं, जब जरूरत पड़ती है किताब खोल के दिखाते हैं, तब लोगों के दिमाग में कुछ जाले हैं जो अटते हैं। और आप इस काम को काफी बखूबी से कर रहे हैं। आप इसके लिए आप बहुत ही हमारे हिस्टोरियन की कम्युनिटी से आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। शुक्रिया। तो आज आपने सुना आरएसएस से लेकर, गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों पर। आपने जाना कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस सांप्रदायिक एकता के हमेशा पक्षधर रहे, सांप्रदायिकता के हमेशा खिलाफ रहे। और एक ये मजेदार तथ्य, मजेदार क्या, रोंगटे खड़ा करने वाला तथ्य कि सुभाष बाबू जब आरएसएस के पास पहुंचे कि आप हमारी मदद कीजिए, तो हेडगेवार ने 2 मिनट उनकी बात सुनी और फिर उनको नींद आने लगी, सो गए। और आज आरएसएस और राइट विंग के लोग सुभाष बाबू को क्लेम करने पर लगे हुए हैं। आरएसएस और राइट विंग के लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे सुभाष बाबू उनके आइकन थे। जब आजाद हिंद फौज के सैनिक गिरफ्तार होकर यहां आए, पूरा देश आंदोलन कर रहा था, तो भी आरएसएस के लोग चुप रहे। जब सावरकर से वो मदद मांगने के लिए गए थे तो भी सावरकर ने कोई मदद नहीं की। जब हेडगेवार से मदद मांगने गए तो भी हेडगेवार ने कोई मदद नहीं की। जब वो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ तो सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्तियां करा रहे थे। और आज गांधी और नेहरू को सुभाष के खिलाफ खड़ा करके दिखाया ऐसे जाता है जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा सुभाष के सबसे करीब थी। इतिहास गा रहा है मैं प्रोफेसर भानु कपिल के साथ। हम ऐसे ही तथ्य लाते रहेंगे, सोर्सेज के साथ, सबूतों के साथ, सच्चाई के साथ। हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कर सकते हैं तो ज्वाइन करके सुपर थैंक्स से, या अगर आप हमारा पहला पिन कमेंट देखेंगे, उसको खोलेंगे तो उसमें ढेर सारे लिंक हैं। आर्थिक तरीके से भी आप हमें सीधे सहयोग कर सकते हैं। आप सहयोग करेंगे, आप साथ आएंगे तो हम लगातार काम कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।